आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग अकाउंटेंसी में एक चैप्टर डील कर रहे हैं जिसका कि नाम है एनपीओ, शॉर्ट में कहते हैं हम लोग, अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर पे एक लेक्चर हमारा पहले हो चुका है और ये चैप्टर जो है अभी फ़िलहाल 12 में तो है ही, साथ साथ बीकॉम सेमेस्टर 1 में भी ये चैप्टर है। तो 12 के स्टूडेंट के लिए भी है और बीकॉम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी है। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ है, हमने आपको उस लेक्चर में क्या बतलाया है ज़रा रिकैप्चुलेट करा दे आपको। हम अभी तक आप लोग को बतला चुके हैं कि क्या देगा चैप्टर में और क्या काम करना है। जैसे कि हमने कहा कि 4-5 वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि एक वैरायटी था रिसीट पेमेंट अकाउंट देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशंस देगा, तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट 2 बनेगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, तो रिसीट पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। मतलब रिसीट पेमेंट देगा तो इनकम एक्सपेंडिचर, और इनकम एक्सपेंडिचर देगा तो रिसीट पेमेंट। टाइप 3 में क्या है कि दोनों दे दिया है, रिसीट पेमेंट भी दे दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर भी दे दिया है, तो आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट दो देखिए, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। टाइप 4 में है रिसीट पेमेंट दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिया, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, तो इसमें आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा। और टाइप 5 में देखिए ना, कभी कभी ट्रायल बैलेंस दे देगा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को कहता है। मतलब काफी इंटरेस्टिंग है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस पेज में हम आपको सिर्फ ये बतलाए कि क्या देगा और क्या काम करना है इस चैप्टर में। फिर हम आपको ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बतलाए थे, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बतलाए थे। फिर हम ऑर्गेनाइजेशंस को 2 भाग में बांटे थे, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में हमने डिफरेंस बतला दिया है आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था प्रीवियस लेक्चर का, जो कि आगे जब तक इस चैप्टर को पढ़िएगा तब तक ये हेल्प करेगा, ये ट्रांजेक्शन का जो एक चार्ट था। ट्रांजेक्शन्स को हम 2 पार्ट में बांटे थे, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन। कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को भी 2 भाग बांट दिए थे, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट, कैपिटल नेचर का पेमेंट। कैपिटल नेचर का रिसिप्ट जो होगा वो लायबिलिटी होगा, कैपिटल नेचर का पेमेंट जो होगा वो असेट्स होगा। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को भी 2 भाग बांटे हैं, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट, रेवेन्यू नेचर का पेमेंट। रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट जो भी होगा उसको इनकम में रखेंगे, रेवेन्यू नेचर का जो पेमेंट होगा उसको एक्सपेंडिचर में रखेंगे। असेट्स लायबिलिटी को मिलाएंगे तो बैलेंस शीट में आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर को मिला देंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। और जब सबको मिला देते हैं तो ये हमारा रिसीट पेमेंट अकाउंट में आ जाता है। इसीलिए हम इसको नाम दिए थे, मास्टर रिकॉर्ड है ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे किसी भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका ये मास्टर रिकॉर्ड है। अगर आप नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसीट्स पेमेंट का डिटेल देखना चाहते हैं, कहाँ से पैसा आया गया, तो आप उसका जाकर के रिसीट पेमेंट देख ले, आपको रिकॉर्ड पता चल जाएगा, डिटेल्स पता चल जाएगा। फिर एक छोटा सा ये बना करके रखे हुए हैं, जैसे कि जो भी रिसिप्ट होगा, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग का जो भी रिसिप्ट होगा या किसी का भी रिसिप्ट, हमेशा याद रखें, अगर वो कैपिटल नेचर का है तो लायबिलिटीज में जाएगा, अगर वो रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम में जाएगा। मतलब रिसिप्ट जो होगा ना, ये या तो लायबिलिटीज होगा या फिर इनकम होगा, है ना। अगर रेगुलर रिसिप्ट, रेगुलर बार बार रिसिप्ट हो रहा, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है, तो आप उसको इनकम मान लीजिए, ठीक है। लेकिन जो रिसिप्ट का जो नेचर है वो नॉन रिकरिंग नेचर का है, तो उसको आप लायबिलिटी में ले जाते हैं। पेमेंट जो होगा उसी तरह से कैपिटल नेचर के पेमेंट को हम एसेट्स में डालेंगे, जिसके लिए बार बार पैसा ना देना पड़े। जैसे कि हमने फर्नीचर खरीदा, है ना, कुछ कंप्यूटर खरीदा, तो इसके लिए क्या बार बार पैसा देंगे? नहीं। तो इसको हम कहाँ डालेंगे? एसेट्स में। और जो पेमेंट होगा रेवेन्यू नेचर का, उसको कहाँ डालेंगे? एक्सपेंडिचर में। कोई भी पेमेंट या तो एसेट्स या एक्सपेंडिचर, कोई भी रिसिप्ट या तो लायबिलिटीज या इनकम। इसको याद रखें, इस चैप्टर में यही काम आने वाला है। इसी के आधार पे, इसी पे बेस्ड है पूरा ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में ना देखिए, है क्या चीज? कुछ है नहीं। आपको एक जानना है रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में, एक जानना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। अगर रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में आप जान जाते हैं, तो बैलेंस शीट तो आप 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, मतलब ये चैप्टर मोटा मोटी खत्म हो जाएगा।
सिर्फ थोड़ा सा कुछ स्पेशल आइटम्स हैं उनका ट्रीटमेंट जानना रह जाएगा। तो आइए ना आज हम स्टार्ट करते हैं। हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आज हम लोग पूरा जान जाते हैं, पूरा डिटेल से क्या है, कैसे बनता है, क्या मेथड है बनाने का, क्या विशेषता है, कैसा फॉर्मेट है, एवरीथिंग आज के लेक्चर में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इस अकाउंट से रिलेटेड हम लोगों को एकदम कंटिन्यू बने रहिएगा, इधर उधर नहीं जाना है। और जब कंटिन्यू सुनेंगे, आप पूरे क्लास लेक्चर को सुनेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आएगा। आज हम लोग रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में जानने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं मीनिंग, होता क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कहता क्या है कि अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समराइज्ड कैश बुक। कहता है ना कि रिसीट पेमेंट अकाउंट जो है समराइज्ड कैश बुक है। हमसे कभी भी कोई सवाल पूछे कि क्या है कैश ये रिसीट पेमेंट अकाउंट, तो बोलेंगे जो कैश बुक है ना उसी का एक तरह से समरी है, कैश बुक का ही एक समरी है, समराइज्ड कैश बुक है फॉर अ गिवन पीरियड। आप याद कीजिए 11th क्लास में कैश बुक पढ़े हुए हैं। याद कीजिए 3 कॉलम हुआ करता था, कैश, बैंक, डिस्काउंट। जब 3 कॉलम कैश बुक बनाते थे, ट्रिपल कॉलम, तो उसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट, डिस्काउंट को छोड़ दीजिए। तो जो कैश बुक था ना, जो 11th क्लास में पढ़े हुए कैश बुक, उसी का एक समरी है कह ले आप, है ना। मतलब रिसीट पेमेंट अकाउंट जो है समराइज्ड कैश बुक है, कैश बुक का समरी है। आगे देखिए, दिस इज अ समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शंस। यह कैश ट्रांजेक्शंस का समरी है। आपसे कोई पूछे क्या है तो बोलिएगा दिस इज अ समरी, ये समरी है। तो किसका समरी भाई, किसका सारांश है? तो कैश ट्रांजेक्शंस का, जितने भी नगर लेन देन होते हैं एज इन दी कैश बुक, जैसा कि कैश बुक में होता है। कैश बुक में भी तो यही चीज होता है ना। तो जिस तरह से कैश बुक बनता था, जिस तरह से कैश बुक बनता था उसी तरह से रिसीट पेमेंट अकाउंट बनेगा। और ये जितने भी कैश ट्रांजेक्शंस होते हैं ना उसका एक समरी है। जनरली all non-profit making organizations prepare receipt and payment account at the year end। सामान्यतः जितने भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ईयर के अंत में, साल के अंत में रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट, इस अकाउंट की सहायता से, एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हुए रहेगा। वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोग क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू डिस्क्लोज द ट्रू रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप याद कीजिए, ये कैटेगरी 1 देखिए, रिसीट पेमेंट दे दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, तो इसी से ना हम नेट रिजल्ट जानने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। ये टाइप 1 की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए, with the help of this account, इस अकाउंट की सहायता से and some additional informations, we prepare income and expenditure account। हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं to disclose the true result of the organization। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। कोई आपसे पूछे क्या है तो बोलिए समरी है, कैश ट्रांजेक्शंस का समरी है, जैसा कि कैश बुक में होता है, जैसा कैश बुक बनता है ना। और कोई भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इसको साल के अंत में सामान्यतः बनाता है, ठीक ना। आइए हम लोग जाने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनेगा, क्या तरीका है, क्या विधि है बनाने का। आराम से समझिए। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, वी प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विथ ऑल द कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स फॉर द होल ईयर। पूरे साल का जो कैश रिसीट है एंड कैश पेमेंट है, ये इसी से ना बनता है। जैसा कि हम जानते हैं, वी प्रिपेयर, हम बनाते हैं रिसीट पेमेंट अकाउंट विथ ऑल दी, किससे बनाते हैं? विथ ऑल दी कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। वी डिटरमाइन दी नेट रिजल्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, हम निर्धारित करते हैं नेट रिजल्ट ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। ये जो कैश रिसीट्स है और कैश पेमेंट है, उसका जो नेट रिजल्ट है उसको हम निर्धारित करते हैं ऑफ अ फिक्स टाइम, एक निश्चित समय के लिए, थ्रू दिस अकाउंट, इस अकाउंट की सहायता से। फिर समझिए, ये जो कैश रिसीट्स है और जो कैश पेमेंट है, एक निश्चित समय के लिए, तो जो कैश आया और गया उसका नेट रिजल्ट को जानने के लिए हम इसको बनाते हैं, है ना। वी डिटरमाइन
द नेट रिजल्ट को निर्धारित करते हैं। किसका नेट रिजल्ट? तो कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट, कैश रिसीट और कैश पेमेंट का नेट रिजल्ट को निर्धारित करते हैं इस अकाउंट की सहायता से। मतलब एक तरह से बैलेंस की बात कह रहा है ना। आइए आगे देखें। द लेफ्ट हैंड साइड, आप अपना लेफ्ट हैंड साइड रखिए, लेफ्ट साइड ऑफ दिस अकाउंट इज नोन एज रिसिप्ट, लेफ्ट साइड को रिसिप्ट कहेंगे, एंड द राइट हैंड साइड ऑफ दिस अकाउंट इज नोन एज पेमेंट। लेफ्ट साइड को रिसिप्ट कहेंगे, आप अपने हाथ को लेफ्ट साइड ले जाइए रिसिप्ट, राइट साइड ले जाइए तो पेमेंट्स। ऑल कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कहीं से भी पैसा आए, जितने भी कैश रिसीट्स होंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करना है। while the cash payments are recorded on the right hand side, और जो कैश पेमेंट होगा उसको राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करना है। हम बनाने की विधि बता रहे हैं, ध्यान देंगे। आइए कुछ पॉइंट से जाने। वी स्टार्ट विथ, हम लोग स्टार्ट करते हैं टेकिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट कैश एट बैंक। हम इस अकाउंट की जो शुरुआत करते हैं ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जो कि हाथ में है, एंड कैश एट बैंक जो कि बैंक में है। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस, एंड एंटर देम ऑन द डेबिट साइड, इसको हम डेबिट साइड में लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कैश का और बैंक का। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इफ देयर इज बैंक ओवरड्राफ्ट एट द बिगिनिंग, मान लीजिए शुरू में बैंक ओवरड्राफ्ट हो, शुरू में ही बैंक ओवरड्राफ्ट दिए हुए, तो वी एंटर द सेम ऑन क्रेडिट साइड, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिसीट पेमेंट अकाउंट के बाय बैलेंस बीडी। फिर से कह रहे हैं, स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक या दोनों, एंड एंटर करेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। और अगर मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट दिए हुए शुरू में ही, तो इसको लिख देंगे रिसीट पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। नेक्स्ट, नाउ वी एंटर द टोटल अमाउंट्स ऑफ ऑल रिसीट्स ऑन द डेबिट साइड। जो टोटल अमाउंट है ना, जो टोटल रिसीट्स है ना, इसके डेबिट साइड में लिखना है ना, कभी भी पैसा है रिसिप्ट साइड में। एंड टोटल अमाउंट ऑफ ऑल पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड, और जो टोटल अमाउंट है पेमेंट का उसको कहां लिखना है? क्रेडिट साइड। वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, चाहे ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, सबका एंट्री यहां पे होगा। एंड वेदर दे आर ऑफ पास्ट, करेंट और फ्यूचर पीरियड। देखिए, पैसा का आना हो जाना हो, पास्ट से हो, करेंट से हो, फ्यूचर से हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आज कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, चाहे वो किसी भी समय का हो, हम रिसीट पेमेंट अकाउंट में एंट्री करेंगे। ठीक है। वी डू नॉट इंक्लूड द इनकम्स एंड और एक्सपेंसेस, ध्यान दीजिएगा, वी डू नॉट इंक्लूड, हम शामिल नहीं करते हैं, दैट डू नॉट इन्वॉल्व द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। कहता है कि कोई भी वैसा इनकम या कोई भी वैसा एक्सपेंसेस जिसके कारण इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा कैश का, अगर मतलब कैश पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, आज मेरा इनकम और एक्सपेंस है लेकिन कैश पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उस तरह के आइटम को हम रिसीट पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? एक्सपेंस इनकम है, एक्सपेंस है, लेकिन कैश पर असर नहीं पड़ा तो एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, ध्यान दीजिएगा, डेबिट साइड का टोटल मतलब रिसिप्ट साइड का टोटल, एंड टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड का टोटल इस अकाउंट का। द अमाउंट सो फाउंड विल बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। ध्यान दीजिएगा, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल अब हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट में, और जो डिफरेंस आएगा ना उसको हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक। ठीक ना? डेबिट में 100 रुपया है, क्रेडिट में 80 रुपया है, तो क्रेडिट में 20 रुपया बचा, वो 20 रुपया होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश का होगा या बैंक का होगा, है ना। इन केस इफ, ध्यान दीजिएगा, इन केस इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, मान लीजिए उल्टा हो गया, क्रेडिट साइड भी 100 रुपए का हो रहा है, डेबिट साइड 80 रुपए का हो रहा है, द अमाउंट विल बी डेबिटेड एज बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हम बैंक ओडी मानेंगे, एंड वी विल क्लोज द अकाउंट। फिर से कह रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिए, अगर आपका डेबिट में 100 रुपया है,
टोटल, और क्रेडिट का टोटल 80 रुपया है, तो 20 रुपया जो क्रेडिट साइड में बचा वो आपका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक। लेकिन मान लीजिए अपोजिट हो जाए, क्रेडिट साइड में ही 100 रुपीज का है, डेबिट में 80 का है, तो ये 20 रुपया जो डिफरेंस है ना, हम इसको बैंक ओडी मानेंगे, ठीक ना, और इसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये था बनाने की विधि। अब आइए थोड़ा सा हम जाने कैरेक्टरिस्टिक्स। आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपसे जब भाईवा होगा 12 का, तो पूछ सकते हैं हम लोग कि भाई ये रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या है, इसकी कुछ विशेषताओं को आप बताएं। तो कुछ जो मेन फीचर्स हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम यहाँ पे रखे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान दीजिए कहाँ से आता है, तो जो आप मीनिंग जानते हैं, जो उसके बारे में पढ़े, उसी से ना विशेषता निकलेगा। आपको जैसे कि मान लीजिए किसी का विशेषता बताना है, तो पहले उसको जानिएगा तब तो। आप मान लीजिए कोई मिस्टर राम का विशेषता बताना है, तो मिस्टर राम के बारे में पहले आप जानिए, तब ना वहां से फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स निकालिएगा। तो अभी जो हम इतना बोले रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में, उसी से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकला है। आराम से समझिए। नंबर 1, इट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। ये तो शुरू में ही बोले थे कि कैश बुक का समरी है। नंबर 2, वी रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसिट्स ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरे साल के लिए, ऑन द डेबिट साइड। जो कैश रिसिट्स है उसको डेबिट में लिखेंगे, वेर एज वी राइट ऑल द कैश पेमेंट्स, जो कैश पेमेंट होगा फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए, ऑन इट्स क्रेडिट साइड। सीधा सीधा है कि अगर पैसा आ रहा है, रिसीट हो रहा तो डेबिट में लिखिए, जा रहा तो किधर लिखिए, क्रेडिट में। नेक्स्ट, वी इंक्लूड बोथ receipts and payments in cash whether they are of capital or revenue nature। हम कहे थे ना कि चाहे ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, हम इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। दोनों तरह के ट्रांजैक्शन का एंट्री इस रिसीट पेमेंट अकाउंट में होता है, तो ये भी एक विशेषता है। नेक्स्ट, वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को इसमें रिकॉर्ड करते हैं रिसीट पेमेंट अकाउंट में। मतलब घुमा के अगर बोले, दूसरे तरफ से बोले, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एंट्री रिसीट पेमेंट अकाउंट में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स का एंट्री होगा। नेक्स्ट, इट जनरली शोज अ डेबिट बैलेंस। सामान्यतः इसका जो बैलेंस होता है ना, वो डेबिट बैलेंस होता है। इन द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट, मान लीजिए ओवरड्राफ्ट का केस है, बैंक ओडी का केस है, इट्स नेट बैलेंस में बी क्रेडिट, इसका नेट बैलेंस क्रेडिट होगा। देखिए कैश, ये जो रिसीट पेमेंट है ना, इसका जो आम तौर पे जो सामान्य, जो जनरली इसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, ठीक ना। लेकिन अगर बैंक ओडी का केस है, तभी इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। याद रहेगा ना, रिसीट पेमेंट का डेबिट बैलेंस होता है जनरली, सामान्यतः, आमतौर पे। अगर ओडी का केस है, बैंक ओडी का केस है, तभी इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट, इट्स क्लोजिंग बैलेंस शोज क्लोजिंग कैश इन हैंड या क्लोजिंग कैश एट बैंक। आप जब लास्ट में इस अकाउंट को क्लोज कीजिएगा, तो इसका जो डिफरेंस होगा ना, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। किसका? तो कैश का या बैंक का, है ना। लास्ट, नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स ध्यान दीजिएगा, जैसे सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम भी है, आर ऑल्सो शो, आर यहाँ पे ये आपका नहीं होगा, ये होगा नॉट शोन इन दिस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स आर नॉट शोन, नहीं दिखाएंगे इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट में, है ना। हम तो शुरू में ही कहे थे कि जो नॉन कैश आइटम है और साथ साथ जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इस तरह का जो ट्रांजेक्शन है, इसमें हम लोग रिसीट पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करते हैं, ठीक ना। अब हम लोग जानने का प्रयास करें, इतना काफी हम लोगों के लिए, मतलब कैश बुक का समरी है ना। सारा जो भी रिसीट्स है उसको डेबिट में लिखेंगे, पेमेंट को क्रेडिट में लिखेंगे, है ना। और कह रहा कि वी इंक्लूड बोथ रिसिट्स एंड पेमेंट
इन कैश वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर, चाहे रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन हो, सबका यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग, ठीक ना। फिर कहता है कि सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन का एंट्री होगा, क्रेडिट का नहीं होगा, ठीक ना। और इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिट कब शो होगा, जब ओडी का केस होगा। और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा ना, वो कैश रिप्रेजेंट करेगा या बैंक होगा। और कहता है कि नॉन कैश आइटम्स जो हैं, डेप्रिसिएशन, ये सब का एंट्री इसमें नहीं करना है। आराम से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। पिक्चर ये ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ते रहिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लें इसका फॉर्मेट पे। फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जानना बहुत जरूरी है, चूंकि आपको क्वेश्चन बनाना है। तो आइए फॉर्मेट देखिए, थोड़ा हेडिंग लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हेडिंग बना देंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये हेडिंग हमेशा रहेगा। ऑफ जिसका भी हो, मान लीजिए रांची क्लब, बिहार क्लब, जो भी हो, यहाँ पे लिख देंगे। फॉर द ईयर इंडेड, यहाँ पे लिख दीजिए, क्वेश्चन में देगा किस पीरियड का है। फॉर द ईयर इंडेड, यहाँ पे आपको जो डेट देगा लिख देना है। अब आइए इसके फॉर्मेट को समझिए। जितनी बात अभी हम यहाँ पे कहे हैं वो सब, और जो मेथड में बतलाए हैं, ये जो मेथड आपको कहे हैं, ये सब अभी यहाँ पे हम अप्लाई करके दिखाते हैं। जो जो बात कहे हैं, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि जो डेबिट साइड होगा ना, रिसिप्ट साइड डेबिट साइड है, और ये जो पेमेंट है ना, ये क्रेडिट साइड है। रिसिप्ट डेबिट साइड हो गया और पेमेंट हो गया क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलेंगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड डेबिट साइड रिसिप्ट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड पेमेंट साइड, जो कह लीजिए, है ना। अब देखिए, स्टार्ट होगा हमेशा टू बैलेंस बीडी से। ये बैलेंस बीडी कैश का भी हो सकता है और बैंक का भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है। जो भी होगा जोड़ेंगे, और इसको हम यहाँ पे लिख दिए इस जगह पे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हेडिंग देखिए, टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब कि वैसा रिसिप्ट जो बार बार हो, एक साल में कई बार हो, जो रेकरिंग नेचर का रिसिप्ट है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लब को आप सामने रखिए, छोटा सा एग्जांपल देखिए, एक क्लब या एक धर्मशाला को सामने रखिए। अब उसके पास पैसा कहां कहां से आता है, आप अंदर सोचिए, अपने सोचिए। सबसे पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन, चंदा, जो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये सब्सक्रिप्शन चंदा होता है। जनरल डोनेशन, कोई डोनेशन दे रहा है। हम लोग जो सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, ये जो न्यूज़पेपर आता है उसको मंथली बेसिस पे मान लीजिए बेच दिए, या एक साल में 4 बार 5 बार 3 बार बेच दे रहे हैं, साल में कई बार हो रहा है, न्यूज़पेपर को बेच दे रहे हैं। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब पुराना बेच दे रहे हैं। लॉकर रेंट की सुविधा दे रखे हैं। सेल ऑफ स्क्रैप्स का, प्रोसीड्स ऑफ शो, मिसलेनियस रिसीट्स, एंट्रेंस फी, ग्रांट इन एड। मतलब आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है, कैश में हो रहा है, तो आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे टू कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब वैसा रिसिप्ट जो बार बार ना हो, जिसके लिए बार बार पैसा ना मिले, जो नॉन रिकरिंग नेचर का रिसिप्ट हो। तो इसमें आएगा लीगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फी, स्पेसिफिक डोनेशन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या बार बार ये सब होगा? इंडोमेंट फंड, ये सब जो रिसिप्ट है ना, ये कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है। तो आपको तो खैर वो सब सोचना है ही नहीं। और जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो इस तरह का हेडिंग भी हम लोग अगर दिखा दे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हेडिंग नहीं दिखाते हैं लोग। हम लोग जो मिला, अगर रिसिप्ट मिला तो आप चुपचाप रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिख देते हैं। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में कहीं से भी पैसा आया, आप यहाँ पे टू करके लिख दीजिए, ठीक है, आसान है। इस आइटम को भी छोड़ें, थोड़ा सा रुक जाइएगा। पेमेंट साइड देखिए, पेमेंट साइड स्टार्ट किए हैं बाय बैलेंस बीडी से। तो ये बहुत रेयर केस में रहता है, अगर बैंक का शुरू से ही ओडी बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्वेश्चन में लिख दिया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसका स्टार्टिंग में ही बैंक का ओडी बैलेंस था, तब यहाँ पे हम उतारेंगे बाय बैलेंस बीडी बैंक का। ध्यान दीजिएगा, ये ओडी अगर है तो यहाँ पे बैंक बैलेंस नहीं आएगा, और अगर बैंक बैलेंस है तो ओडी नहीं होगा। दोनों नहीं हो सकता, कोई एक ही होगा, ठीक ना। ज्यादातर बैंक बैलेंस रहेगा, ओडी बहुत रेयर रहता है, ये वाला, है ना।
अब आइए पेमेंट साइड में, हम आइटम देखिए रेवेन्यू पेमेंट्स या रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है ना। तो आप एक क्लब या धर्मशाला को सामने रखिए, उसका पेमेंट सोचिए क्या क्या हो सकता है। स्टाफ या मजदूर या स्टाफ का सैलरी देगा, रेंट टैक्सेस देगा, इंश्योरेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, पोस्टेज है, एडवर्टाइजिंग है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, टेलीफोन है, ऑडिट फी है, ऑनरेरियम है, कन्वेंस है, न्यूज़पेपर है। मतलब ये सब जो रिपेयर है, टेलीफोन चार्जेस है, नेट चार्जेस है, रिफ्रेशमेंट है, मतलब ये अंत नहीं है, जस्ट एक छोटा मोटा फॉर्मेट दिए हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि क्या ये जो रिसिप्ट दे दिए हैं ये अंत थोड़े ही है। आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के कि पैसा आ रहा है तो आप रिसिप्ट में लिखिए, ये अंत नहीं है, और भी हो सकता है। उसी तरह से ये जो पेमेंट लिखे हैं, ये पेमेंट क्या इतना में अंत हो गया? नहीं, और हो सकता है। हम तो कह रहे हैं यहीं पे वाटर बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, नेट चार्जेज, ये सब नहीं होगा, होगा यह नहीं है, फॉर्मेट में लिखेंगे हम। कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स जैसे कि बार बार जिसके लिए पैसा ना देना पड़े, जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या रोज रोज खरीदेंगे? नहीं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा लगाए हैं एफडी में, ये सब रोज पैसा नहीं लगाएंगे इसमें, लेकिन पैसा तो गया ना, इसीलिए हम इधर पेमेंट साइड में दिखाएंगे। और लास्ट में बैलेंस सीडी जो होगा, बाय बैलेंस सीडी, इधर में कैश का या बैंक का होगा। जिस तरह से स्टार्ट हुआ था कैश बैंक से, खत्म भी होगा कैश बैंक से। और आपको कहे थे ना कि डेबिट का टोटल मान लीजिए इधर 100 रुपीज का है और क्रेडिट में इधर 80 का है। मान लीजिए इधर डेबिट का टोटल आया 100 रुपीज, इधर ये सारा जो मिलाए ना, ये सब मान लीजिए 100 रुपीज का है सारा, और ये मान लीजिए 80 आ रहा टोटल में, तो यहाँ 20 रुपया जो घटेगा वही आ जाएगा क्लोजिंग। ठीक ना, यहाँ पे 20 रुपया का क्लोजिंग हो जाएगा। लेकिन यही कह रहे थे कि मान लीजिए अपोजिट हो जाए, यही अगर आपका 100 का हो जाए, यहाँ आपका 80 का हो जाए, तो 20 रुपया जो इधर डेबिट साइड में घटाना, इसको कह देंगे बैलेंस सीडी, और फिर मान लेंगे कि बैंक का ओडी ही रह गया, यहाँ 20 रुपया डाल देंगे। फिर से कह रहे हैं डेबिट साइड शॉर्ट कर जाए, डेबिट साइड शॉर्ट कर जाए तो यहाँ पे ओडी दिखाएंगे, और क्रेडिट साइड शॉर्ट करे तो बाय बैलेंस सीडी कैश का या बैंक का या दोनों का निकलेगा। तो कुछ नहीं है, आसान है। जस्ट आज हम लोग रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में देख रहे थे। एकदम आसान चीज है। आप इसको अच्छे से एक बार प्ले करके फिर से देख लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो। रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या है? तो समरी है ना। किसका समरी है भाई? तो कैश ट्रांजेक्शन्स का समरी है। बनाने की विधि बताए तो कुछ नहीं है भाई, एकदम आसान आसान सा है कि लेफ्ट साइड में आप रिसिप्ट्स को दिखाते हैं, राइट साइड में पेमेंट को दिखाते हैं। और ये क्यों बनाते हैं? तो नेट रिजल्ट जानने के लिए बनाते हैं। फिर यहाँ पे वही बोला था, 2-3 पॉइंट बोला था, देख लीजिएगा, है ना। और इसका फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका फीचर। आप पढ़ लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या है, इसके फीचर्स को लिखे। और इसका फॉर्मेट तो एकदम आसान है, आप 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। कहीं से भी पैसा आए, आप रिसीट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखिए, कहीं भी पैसा जाए रिसीट पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में उतार दीजिए। और लास्ट में अगर क्वेश्चन, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिए हुए है, ये दिए हुए ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा, ये वाला बैलेंस शीट निकलेगा। और कभी कभी यही दे देता है गिवन, ये दे देगा ना, तो आपको इधर से कोई एक फिगर मिसिंग रहेगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। मतलब बीडी दिया तो सीडी निकलेगा, सीडी दिया तो बीडी निकलेगा। और दोनों आइटम में से हो सकता है कि कोई एक आइटम दे दे तो दूसरा निकल जाएगा, है ना। ये जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में। आप लोगों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स, सभी को धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल, गुड डे।